तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर जो है मॉक टेस्ट नंबर 6 उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी ये मॉक टेस्ट जो है अभी आप लगा सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, तभी इस वीडियो को देखना, तभी आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा, वरना कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अपना स्कोर चेक करो क्या स्कोर आपका रहता है, एंड देन ये इसका सॉल्यूशन देखो कि क्या मिस्टेक्स आपने की क्या नहीं की। बाकी जिन्होंने अभी तक इसको बाय नहीं किया है वो मेरे से डीएम करके इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, आपको काफी सस्ता ही मिल जाएगा, ज्यादा इतना नहीं है। आपको मतलब 49 में ही मिल जाएगा, अगर आप मतलब विदाउट पेड हो। अगर आप पेड हो मेंबर हमारे ऑलरेडी, तो 29 में मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि 6 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 18 दे रखा है, एंड इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी पूछ रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया इस टाइप का क्वेश्चन कि जब भी कभी भी लगातार विषम संख्या हो, सम संख्या हो, या फिर कुछ भी ऐसी सीरीज दे दे जो कि लगातार हो, तो उसमें जो मिडिल नंबर होता है ना वही उसका एवरेज होता है। ठीक है, तो हम ऐसे 6 नंबर बना देते हैं, जैसे 3 और 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18 है ना वो यहाँ पे मिडल में आएगा। ठीक है, तो यानी कि इससे एक ज्यादा ये 19, एंड इससे एक कम ये 17, ये हो गया। सबसे छोटी पूछी है, मतलब कि इस तरफ ये जो नंबर है ये सबसे छोटा है, तो ये यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13। तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक लड़के के अंक गलती से 39 की जगह 79 लिख दिए गए। इसमें से कक्षा का औसत, इससे क्या हुआ कि जो कक्षा का औसत था ना वो आधे नंबर से बढ़ गया। ठीक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या हमसे पूछ रखी है कि कितनी थी। ठीक है, एक काम करना पड़ेगा, ये देखो कैसे सोल्व होगा। आपको अज्यूम करो कि जो उस क्लास में जो नंबर थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो कितने थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उसमें, वो आपको अज्यूम करने पड़ेंगे। वो मान लो कि वो थे एन। ठीक है, और जो उनका एवरेज था वो एवरेज, मान लो कि उनका एवरेज था एक्स। ठीक है, तो जो उनका टोटल था वो कितना हो जाएगा, एन इंटू एक्स, ये टोटल हो जाएगा एवरेज। एवरेज मतलब एक्स था और एन टोटल थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका टोटल निकल आएगा। ठीक है, एंड जब हमने गलत पढ़ के उनको लिखा होगा, तो उनका औसत जो क्या हुआ कि आधे नंबर से बढ़ गया, यानी कि उनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो सेम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे बढ़ने के बाद वो तो सेम थे, कितने एन। लेकिन जो उनका एवरेज था उनके उस पे क्या प्रभाव पड़ा कि वो जो एक्स था उससे आधा नंबर बढ़ गया, और जो उनका टोटल अब हो गया ना वो टोटल अब हो गया एन इंटू एक्स प्लस में आधा नंबर। ठीक है, आधा उसकी एवरेज बढ़ी थी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जो खेल होगा वो यहीं पे होगा। क्या होगा कि देखो, मैं एक बार पेन का कलर दूसरा ले जाता हूँ, अच्छे से दिखेगा कि जो बढ़ा हुआ है, यानी कि एन इंटू एन प्लस 1/2 है। अगर इसमें से हम पिछले वाला टोटल घटा दें एन एक्स, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको इन दोनों को जो डिफरेंस है वो नंबर वही निकल आएगा, क्योंकि उनकी उसी की वजह से तो ये मतलब अलग अलग आ रहे हैं। तो ये इनका डिफरेंस हो जाएगा 50। तो ये इसकी वैल्यू 50 दे रखी है। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे एक्स एक्स प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, तो एन एक्स प्लस में n/2 माइनस एन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 50, और एन एक्स से एन एक्स कट जाएगा, n/2 की वैल्यू 50 आ जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 100। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है 60 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, और 60 दे रखा है, एंड आयत की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आयत का लंबाई का और चौड़ाई का जो योग है वो पूछ रखा है। ठीक है, तो जो आपका लंबाई का जो क्षेत्रफल होता है, देखो लिखो, जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये आपका उसका वो होता है एरिया। तो जो एरिया दे रखा है वो 60 दे रखा है, लेंथ उसकी 10 दे रखी है, तो आपकी ब्रेथ निकल आएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आ गई क्या इसकी ब्रेथ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो जो उनका टोटल क्या होगा, टोटल देख लो क्या होगा। टोटल जो होगा लेंथ और ब्रेथ का 6 प्लस में और 10 इक्वल टू 16। ठीक है, तो 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखो, आपको एक मैं बात बता दूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम करो, अगर नीचे, अगर आप कैसे भी करके 100 बना सको ना तो 100 बनाओ। ठीक है, तो नीचे अगर 100 बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे भी 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 85 अपॉन में हो जाएगा 100।
ठीक है। और तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.85। ठीक है। इसको कैसे, इसको तो पता ही होगा आपको, इसको बोलते हैं, इसको हम डेट लिखते हैं। ठीक है। तो और नीचे ये जो है इसका देखो कैसे होगा, इसको अगर सोल्व करना है आपको, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये जीरो से आगा ना तो ये सबसे छोटी ही संख्या होगी। वैसे ही अगर ये 13.15 होगा ना, ये भी इससे छोटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी जीरो से तो बड़ा है नहीं, क्योंकि 15 होता ऊपर तभी तो ये एक बनता। तो ये भी 0 समथिंग आएगा, तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, और ये भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 ही आएगा। तो जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको ये सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सोल्व करना है आपको। तो मैं पेन एक बार दूसरा ले लेता हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं इतने इतने को। ठीक है, प्लस से लेफ्ट साइड जो है ना उसको। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 बटा में 1000, और इसके भी बटा में 4 में 100। ठीक है। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, चार दो बार में कटेगा, तो ये कुल मिला के आएगा कितना, 1/5। ठीक है। एंड अब इस दूसरे वाले को सोल्व करते हैं, और इसको प्लस आएगा। ठीक है, दूसरे वाले को सोल्व करोगे तो 24 में आ जाएगा 10,000, और इसके भी बटा में आ जाएगा कितना, 6/100। दो जीरो से दो जीरो, 6 चौक 24, और एक बार ये आ जाएगा 1/25। ठीक है, और इसको सोल्व करें तो 25 इसका एलसीएम, और ये 5 + 1 6/25 आ जाएगा। ठीक है। और 6/25 कितना होगा, इसको देखो सोल्व करने के लिए इसको 100 बनाते हैं कैसे भी करके, तो ये हो जाएगा 24/100, और 24/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.24। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि आपको 4 अंकों की संख्याएं दी गई हैं। ठीक है। और आपको इनमें बताना है कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है, कट रही है। ठीक है। तो सबसे छोटी पूछी तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे छोटा ये 11 का रूल पता होना चाहिए सबसे पहले। तो क्या होता है, 11 का रूल ये कहता है कि जो अल्टरनेटिव डिजिट्स हैं, जैसे कि ये छोड़ के एक ये, और ये छोड़ के ये, इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ जो है ना, जब घटाओगे तब या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए जो आंसर है, और या फिर जीरो होना चाहिए। तो जैसे एक और एक दो, और यहाँ पे एक और जीरो एक, लेकिन इनका तो डिफरेंस आया 1। तो ना ये 11 से कट रहा और ना ये जीरो है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। लेकिन अब अगर जब आप ये देखोगे, तो एक और पाँच छः, और जीरो और छः छः, तो छः छः से डिफरेंस देखोगे तो जीरो आएगा, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ऊपर वाली चेक भी मत करो, क्योंकि छोटी पूछी थी तो यही आंसर होगा। ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है ये क्वेश्चन भाई काफी तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। इसको सोल्व करना मतलब आपको अलग ही मजा आएगा। एक बार अगर आपने वीडियो देख रहे हो ऐसे ही फ्री में, अगर विदाउट मॉक टेस्ट, तो इसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे लाजवाब क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो करो, करते हैं शुरू इसको, सोल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो समचतुर्भुज या फिर रोम्बस किसको बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो रोम्बस देखो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे, और इसके ये दो डायगोनल होते हैं, ये इसके डायगोनल हो गया, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। जहाँ पे ये जो इसकी भुजा होती है इसको ए बोलते हैं, और ये डायगोनल जो होते हैं वो एक D1 और ये D2। ठीक है। ये एक ये D1 और ये जो इतना है ये D2। ठीक है, समझ गए। ठीक है। तो इसका आपको बता दूं, इसका एरिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और बाकी हमारी ये जो भी अगर आपको चाहिए कि ये जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, तो हम मैंने एक स्पीड बूस्टर करके एक पीडीएफ जो है अपलोड करके आप वहां से जाके सारा रिवाइज कर सकते हो, सभी का उसमें दे रखा है। ठीक है। तो देखो कैसे होगा। तो इसका जो एरिया होता है ना, एरिया एरिया वो होता है हाफ D1 इंटू D2। और D1 D2 क्या है, डायगोनल। ठीक है। तो और एक और चीज इसमें रिलेशन आप पता कर सकते हो कि जो ये आपका A² होता है, ये क्या होता है, ये आपका कह सकते हो कि भाई मतलब इसको ABCD बोले तो यहाँ पे एक जो 90 एंगल बनता है, इसका मतलब ये क्या है कि ये है मतलब एक तरीके से देखो, आप देख रहे हो 90 यहाँ पे बन रहा है, तो डी वन ले लो इसका आधा, और D2 का आधा। ये तो इसके हो गए भुजाएं, और ये जो इसका कर्ण यानी कि जैसे ये अगर इसका लंब है और ये इसका आधार है, अगर इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस, ये ए जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये इसका वर्ड क्या बोलते हैं लंब को, इंग्लिश में थोड़ा ध्यान नहीं है वो। ठीक है, समझ गए ना आप, परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये और ये बेस। ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो अच्छे से क्या होगा, इसका अगर हम देखें रिलेशन, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये भी तो बन रहा है। ठीक है, एक चीज ये रिलेशन याद करनी है आपकी। बाकी अगर इसका पेरीमीटर पूछ ले आपसे, तो वो क्या होगा, वो होगा 4A।
ठीक है, तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसी से ये सारा सोल्व होगा। ठीक है, कैसे सोल्व होगा आप देखो। तो ये जो विकर्णों का योग दे रखा है यहाँ पे, यानी कि D1 प्लस D2 का दे रखी है 70। ठीक है, और समचतुर्भुज की जो भुजा है वो 25 दे रखी है, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है 25। ठीक है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो D1 इंटू D2 है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा ये देखो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये ए स्क्वायर है, यानी कि 25 का स्क्वायर है, वो क्या है, वो D1, यानी D1 का आधा करना पड़ेगा हमको। ये D1 जो है ना, ये पूरा है यहाँ तक, लेकिन हमको आधा लेना पड़ता है, तो आधा करेंगे इसका और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस में D2 का आधा और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 है, इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस में D2 का स्क्वायर अपॉन में 4। और ये 4 ये एलसीएम करके आप देखोगे तो ये इधर ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, 500 का 20 है, असल पाई 2, 4 दूनी 8, 9 10, असल पाई 1, 6 24 और 2500 की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या? अब आगे मैं इधर वाला जो है ना मिटो दे दूं या फिर अगले पेज पे ही ले लूं। ठीक है, अब आगे क्या देखो मैं बताता हूँ आगे क्या। एक काम करो, क्या करो, तो ये D1 प्लस D2 का ये होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी दिख रही है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ये है। तो इसका करो, तो ये क्या होता है, ये होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2D1 D2। ठीक है, अब पिछले में देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो आपको किस किस की वैल्यू आपको पता है। D1 प्लस D2 की पता है 70 सेंटीमीटर, है ना? तो यहाँ पे 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 प्लस D2 का स्क्वायर की वैल्यू 2500 आ रखी है आपको ऑलरेडी। तो यहाँ पे 2500 और प्लस में 2D1 इंटू D2। ठीक है, तो अब देखो 70 का स्क्वायर करोगे तो 4900 इज इक्वल टू 2500 प्लस 2D1 इंटू D2। अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2500 माइनस कर दो तो ये देख लो क्या आ जाएगा, 0 0 4 और 2, 2400 वैल्यू आएगी 2D1 इंटू D2 की। तो जो D1 इंटू D2 है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी वो देख लो, 2 से काट दो इसको तो ये 1200। ठीक है, तो अब देख लो मैंने क्या बताया था, एरिया क्या होता है। अब ये दूसरे पेन से लिखता हूँ, जो एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2 होता है। हाफ D1 और D2 की वैल्यू इतनी दे रखी है 1200। ठीक है, तो इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 उसका क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, तो 600 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिंप्लीफिकेशन का इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखने में काफी खतरनाक लग रहा होगा, स्किप भी किया होगा आप में से, लेकिन ये काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है देखो, ये ए और ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 10, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab यानी कि 2 इंटू √10 और √13। अब प्लस में अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 √10 और √13। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये देखो कितना हो जाएगा, 23। 23 को हम दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 23 यहाँ पे 23 यहाँ पे। ठीक है, और नीचे इसके है 8 √30। तो अब आगे कैसे सोल्व होगा, तो पहले तो इसको काट दो, ये 4 बार में कट जाएगा। तो अब एक काम करो, इसको रेशनलाइज कर दो, ऊपर भी 4/√30 से कर दो मल्टीप्लाई और नीचे भी 4 √30 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ऊपर ही देख लो पहले, या तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 3 12 और असल पाई 1, 4 2 8, 92 √30। और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 16 और इंटू 30, है ना, 16 इंटू 30 है ना। तो अब इसको 4 से काटो, 4 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 23 √30 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 120। फाइनली ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन अगला ये है, देखो इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी एक कार्य को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। तो लिखो ए जो है इस काम को 12 दिनों में और जो बी है वो इस काम को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और इनका एलसीएम ले लो कितना होगा, तो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 3 और ये 2 बार में। ठीक है, फिर ए से शुरू करके एक के बाद एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो देखो कैसे क्या होगा। जैसे ये ए है ये बी है, पहले दिन ए आता है, 3 एफिशिएंसी से 3 काम करता है,
एंड बी दूसरे दिन आता है, 2 काम करता है। तो आप देखो 2 दिनों में कितना काम हुआ, इन दोनों का जोड़ के देखोगे तो 5 काम हुआ। ठीक है, हमको 36 काम करना है लगभग। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ये हो गया 35 है। तो 35 कार्य कितने दिनों में होगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, 14 दिनों में 35 कार्य हो जाएगा। तो जो 15वां दिन होगा ना, वो पूरा नहीं होगा। वो कैसे होगा, जो आपका काम होगा ना, कितना 36, एक की जरूरत है, वो कितने में होगा, 14 सही 1 बटा, जो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। 3 काम कर सकता था लेकिन उसने एक ही किया, तो इतने दिनों में काम पूरा होगा, 14 सही 1/3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि संस्कृति ने एक पुस्तक खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। तो एक काम करो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखो। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि यहाँ पे 100 और यहाँ पे 10% का लाभ के मतलब 110 पे बेच दिया उसको। ठीक है, यदि उसने इस क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता, यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस है इससे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि जो अगर उसका कॉस्ट प्राइस होता 80, और आगे कहता है कि उसका जो अ, उसका जो मूल विक्रय मूल्य से 50% अधिक पर बेचा होता, यानी कि जो सेलिंग प्राइस 110 था ना, इससे भी 50 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसको जो लाभ होता वो 40% होता। और ये 40% 100 पे नहीं, इस 80 पे होता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसका ये होता। ठीक है, तो 80 पे आपका 40% का प्रॉफिट, यानी कि 140/100, और इसको करोगे तो ये 0 0, और ये कर कर ये करोगे तो 32 से चल पाई 3, और ठीक है 112 आ जाता। ठीक है, तो अब देखो तुम, ये देखो 110 से 112 कितना पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, लेकिन दूसरी 2 पॉइंट की वैल्यू 50 दे रखी है। हमको क्या निकालना है कि पुस्तक का क्रय मूल्य याद करना है, यानी कि ये वाला 100 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 100 पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लो, 50/2 और इंटू आपका ये क्या बोलते हैं, 100। ठीक है, तो इसको 50 और ये आ जाएगा आपका 2500। ठीक है, तो 2500 उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसको 36 दिनों में पूरा कर सकता है। लिख लो ये, ए काम को 24 दिनों में, बी उस कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। एफिशिएंसी और ये देख लो, ये 72 पे इसका एलसीएम आएगा, ये 2 और ये 3 बार में। ठीक है, अब देखो बी अकेले कार्य शुरू करता है तथा 18 दिन तक कार्य करता है। 18 दिन तक बी काम करता है, और कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी, तो वो कितना 36 काम कर दिया उसने। 36 काम हो चुका, बचा कितना, 36। अब बचा हुआ काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी 36 काम 3 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेगा, कौन, ए। तो वो देख लो, 1 और 2, 12 दिनों में वो काम पूरा करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रेलगाड़ी पी तथा क्यू की गति 40 और 30 मीटर पर सेकंड है। रेलगाड़ी पी तथा क्यू एक ही दिशा में चल रहे हैं, वे एक दूसरे को 60 सेकंड में पार करते हैं। तो रेलगाड़ी पी और क्यू की कुल लंबाई बतानी है हमको, यानी कि पी प्लस क्यू की लेंथ बतानी है, पी प्लस क्यू का। ठीक है, तो डिस्टेंस मान लो, लेंथ मान लो, ये जो होगा क्या होगा, वो होगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी माइनस होगी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड में आएगी। पहले से मीटर पर सेकंड में, इसको बदलना नहीं है हमको। ठीक है, एंड इसके मल्टीप्लाई में सेकेंड्स में टाइम होना चाहिए, तो 60 से मल्टीप्लाई, तो पी प्लस क्यू का आसानी से निकल गया, ये आ गया कितना आपका 600 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 25% का अभी उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिखो। एंड अगर उसने इसे 450 अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। भाई -25% से 20% का लाभ पे चला जाता, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक बात बताओ। आप कहोगे 5% का, नहीं भाई, आप लॉस पहले तो आपने 25% का लॉस कवर किया, फिर आपने 20% का गेन भी किया, तो टोटल जो आपका है ना, वो 45% होगा। ठीक है, तो जो 45% है उसी की वैल्यू दे रखी है 450। तो आपका 100% की वैल्यू निकालो कितनी होगी, तो 450/45 इंटू 100 करोगे तो आपका ये आ जाएगी 1000। ठीक है, तो आपका उसका लागत मूल्य है 1000। ठीक है, अगला यहाँ से साइंस शुरू हो गई है, और ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि इनमें से कौन सा पारे का एक ऐसक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो जो बॉक्साइट होती है ना, ये आपकी एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, और जो मैग्नेटाइट है ये आपका आयरन का, यानी कि Fe। और जो सिनेबार है यही आपका मरकरी का ओर होता है। बाकी ये जो मेलाचाइट है ये जो किसका होता है, आपका कॉपर का होता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि पौधे मुख्यतः अतिरिक्त जल कैसे छुटकारा पाते हैं। जो
कई बार जो है पौधों में एक्सेसिव वाटर हो जाता है, ठीक है। तो जो वो पौधा होता है वो उसको कैसे मतलब मतलब कम करता है, वो कैसे उस पौधे का पानी है उस पौधे से कम होता है। तो वो क्या करता है, वो अपने जो पत्तियां होती हैं उस पे पानी से बाहर निकालता है, और उसको वो फिर गर्मी से वो अपने आप वाष्पोत्सर्जन हो जाते हैं कि ट्रांसपीरेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम आंसर होगा करेक्ट, बाकी की ये नहीं होंगे ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है कि कोरियोलिस फोर्स, देखो कोरियोलिस फोर्स ही पता होनी चाहिए क्या होती है। जो आपकी जो भी हमारी अर्थ है वो जो घूमती है अपने एक्सिस पे, उस घूमने के पीछे जो है कौन सी फोर्स जिम्मेदार होती है, तो वो कोरियोलिस फोर्स होती है, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि कोरियोलिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टू द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है कि आपके देखो ये अर्थ है, इसके ये दो भागों में बटा होता है। जो ऊपर का हेमिस्फीयर होता है ना, यहाँ पे विंड पता है आपको राइट की तरफ मतलब डिफ्लेक्ट होती है, और नीचे जो साउथ हेमिस्फीयर है वो उसको लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करती है विंड को, ठीक है। ज्यादा रॉकेट साइंस मत लगाना, यहाँ पे बस इतना समझ लो कि आपका नॉर्थ में जो है ना आपका विंड जो होते हैं नॉर्दर्न मतलब राइट की तरफ होती है डिफ्लेक्ट, और जो साउथ होता है वहां पे लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये किस कौन बताता है ये हमको, तो ये जो है ना ये हमको फेरेल्स लॉ के द्वारा पता चलती है, ठीक है। बाकी आपको बोयल्स लॉ के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये भी बता ही देते हैं। देखो बोयल्स लॉ क्या कहता है, देखो बोयल्स लॉ ये कहता है कि अगर मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर कर देते हो किसी भी गैस में, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रेशर के। और एक रिलेशन भी आपको याद रखनी है इसमें, जो P1 होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा, ठीक है। ये भी एक रिलेशन ही आपको याद रखनी है, ये बोयल्स लॉ कहता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और वाटर दोनों में रह लेते हैं, और ये आपकी इंग्लिश में आता है, ठीक है। याद रखना, तो ये एम्फीबियंस यानी उभयचर जो होते हैं कि अध्यय में कितने कोस्ट होते हैं, ठीक है, कितने हर्ट चैम्बर्स होते हैं। तो आपके उभयचर होते हैं उनके जो हर्ट चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, उनमें होते हैं तीन। बाकी चार जो होते हैं ये होते हैं ह्यूमंस में, जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनमें हर्ट चैम्बर्स होते हैं चार। 13 जो होते हैं ना, 13 आपके कॉकरोच में होते हैं, ठीक है, कॉकरोच में। और ये मैक्सिमम अगर किसी में पूछ ले कि मैक्सिमम कितने और किस में हेड चैम्बर्स होते हैं, तो वो कॉकरोच में होते हैं और वो 13 होते हैं, ठीक है। बाकी दो की बात करें तो ये मछली में होते हैं, फिश में, ठीक है, गिल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। बाकी अगर आपको और कुछ भी पूछूं जो कि आपके एग्जाम में कभी भी पूछ रख सकता है, तो आप ये भी बताओ मेरे को, क्या बताओ। ये जो आपका ये क्रोकोडाइल होता है उसमें कितने होते हैं, मैमल्स में कितने होते हैं, और आपके कौन बच गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल में कितने होते हैं, और आपके बर्ड्स में कितने होते हैं, ठीक है। देखो क्रोकोडाइल में आपके तीन होते हैं, ठीक है। देखो क्रोकोडाइल पानी पे भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, ये एक एम्फीबियन है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल में कितने होते हैं, तीन। बाकी मैमल्स जो होते हैं उनमें चार होते हैं, रेप्टाइल होते हैं उनमें भी चार होते हैं, और बर्ड्स जो होते हैं उनमें भी चार होते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग एड्रेनालाइन का मतलब स्त्राव करता है, यानी कि इन एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट्स एड्रेनालाइन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। बाकी इनको हम मतलब काफी अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो आपका सबसे पहला देखते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड होता है ये आपके कहाँ पे होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होता है, ठीक है, ब्रेन में होता है। और ये देख सकते हो आप, ये ब्रेन है और ब्रेन के यहाँ पे ये होता है, ठीक है। और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और यही कंट्रोल करता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भी दिमाग का जो भी कुछ देखना होता है वो ये कंट्रोल करता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। एंड ये जो है ना, ये ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं ह्यूमंस में वो भी इसी में प्रोड्यूस होते हैं।
और ये आपके थायराइड को भी कंट्रोल करता है। थायराइड कहाँ पे होता है? आपका गले में, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। और इट कंट्रोल्स एड्रेनल ग्लैंड, जो आपका अभी मतलब एड्रेनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपको क्या पूछा था? एड्रेनालाइन होता है, वो अलग है, ठीक है। अगला थायराइड ग्लैंड का देखते हैं हम। थायराइड ग्लैंड यहाँ कहाँ पे होता है? ये आपके जो है गले में, मतलब नेक में होता है। नेक में देखो, यहाँ पे होता है ना, ये रहा आपका क्या, थायराइड ग्लैंड। और ये जो है ना, किसके, एडम्स एप्पल के बिल्कुल नीचे होता है। और इसका क्या होता है? इट नीड्स आयोडीन टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर आपकी आयोडीन की कमी हो जाती है, मैंने पिछले मॉक्स में भी आपको ये क्वेश्चन दिया था, अगर इसकी कमी होगी तो आपकी ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, फूल जाएगा आपका गला। एंड अगर मान लो गोइटर जो घेंगा रोग होता है ना, वो भी क्या, जो आयोडीन की कमी से होता है, वो भी आपके इसी में होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में ही। बढ़ते हैं आगे। और बाकी और रह गए वो भी देखो। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये आपके जो किडनी होती है ना, किडनी, वहां पे होता है, देखो किडनी में होता है, ठीक है। एंड लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। इट प्रोड्यूस एड्रेनालाइन, जो आपके क्वेश्चन अभी पूछा गया है, जिसको क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, एड्रेनालाइन को। और कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो भी। और एल्डोस्ट्रोन भी यही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो कि हमारी बॉडी में जो साल्ट और वाटर की जो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और बाकी एक और रहेगा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, जो कि कहाँ पे होता है? आपके चेस्ट में होता है, देखो यहाँ पे होता है ये, बिल्कुल जो आपका गला था ना अभी, जो यहाँ पे इससे नीचे यहाँ पे लोकेटेड होता है। एंड इट हेल्प्स टू डेवलप इम्यून सिस्टम, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में ना इसको मतलब ऐसे भी दिखाते हैं, कोई ऊपर से नीचे की तरफ इसको मतलब अरेंज करने को भी बोल देगा कि कौन पहले आता है कौन बाद में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि आकाश गंगाएं विशाल दूरी पर फैली हुई हैं, जिन्हें डैश में मापा जाता है। तो देखो, वैसे तो देखो, सबसे पहले तो देखो, लाइट ईयर जो होता है ना, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछता है कि ये किसकी यूनिट है। कई बार आप लाइट को देख के इसको कुछ और ही मार्क कर देते हो, लेकिन ये जो दूरी, वो डिस्टेंस की बताती है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस की एक यूनिट है। और जो आपकी आकाशगंगा है, उसको मेजर भी इसी से किया जाता है। बाकी नॉटिकल माइल भी काफी डिस्टेंस की एक यूनिट है, लेकिन जो आपको सिया डिस्टेंस होती है ना, उनको मापते हैं इससे, सिया डिस्टेंस कि वो चीज कितनी गहराई में पड़ी। बाकी किलोमीटर माइल्स भी, ये भी डिस्टेंस की है, लेकिन ये छोटी दूरी की मापने के लिए होती है, ठीक है। बाकी जो गैलेक्सीज होती है, उनको लाइट ईयर्स में मापा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि ऐसी अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनाते हैं जिसमें अम्ल सार एक साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जब अम्ल और सार एक साथ अभिक्रिया, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। कि जब आप अम्ल को सार के साथ मिलाओगे या अभिक्रिया करवाओगे उनकी, तो आपको साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि पानी से भरकर गर्म करने पर कागज क्यों नहीं जलता, ठीक है। ये भी एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो ये इसलिए नहीं जलता क्योंकि जो वाटर है ना, वाटर अब उस हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड वो जो है, फिर वो क्या होता है, वो आपका जो पेपर है वो नहीं जलता, क्योंकि हीट वहां पे रहती ही नहीं, क्योंकि वो अब्जॉर्ब हो जाती है वाटर के द्वारा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ध्यान रखना, द्रव्यमान का अनुपात पूछा है इसने, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बताना, जैसे वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो H का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, और ये कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन जो होता है उसका द्रव्यमान 16 होता है, और ये कितना है? 1, ठीक है। तो ये देखो अब, ये 2 और ये 16, इसको अनुपात में देखोगे तो 1:8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देख लेना, हाइड्रोजन पहले है और बाद में ऑक्सीजन, अगर यहीं पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछ देता तो इसका आंसर 8:1 हो जाता, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अगला जो है, दमित्री मेंडलीव किस तत्व को सही स्थान देने में असमर्थ थे? तो ये आपके जो हाइड नहीं, जो आपके हाइड्रोजन, हाँ, उसी को देने में असमर्थ थे। बाकी इन्होंने ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन को सही से मतलब अपने जो उनकी पीरियोडिक टेबल थी उसमें अरेंज कर दिया था, ठीक है। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसआई मूल इकाई है जिसका उपयोग हम ऊष्मागतीय तापमान मापने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो टेम्परेचर है उसको एसआई यूनिट क्या है, सिंपली, ठीक है। तो जो आपका टेम्परेचर होता है और उसकी एसआई यूनिट जो होती है ना, वो होती है केल्विन, ना कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। बाकी मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो थी उसमें मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, ठीक है। तो जो आपका सेल्सियस जो होता है ना, सेल्सियस से आपको अगर केल्विन में जाना है तो क्या होता है केल्विन, उसमें 273 डिग्री जोड़ते हैं, ठीक है। 273.15 लिख लो डिग्री।
बाकी अगर हम केल्विन से लिखें, केल्विन में लिखें, अगर यहाँ पे रखें तो ये अगर यहाँ पे इस तरफ आएगा तो सेल्सियस में से 273.15 डिग्री माइनस होगा। ठीक है, मैं उल्टा बता दिया था वहाँ पे। और बाकी कभी भी अगर आपको कुछ चीज ऐसी दिखी, मैंने गलती से कुछ गलत बता दिया हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो गलती इंसान से होती है भाई, मेरी से भी हो सकती है सिंपली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाकी हाँ, ये यूनिट्स देख लो एक बार, मैं सारी यूनिट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये जो है यहाँ पे ये वाली, ये आपकी एसआई यूनिट्स हैं जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 हैं ये टोटल। क्या क्या है देखो, टेम्परेचर, टेम्परेचर की है केल्विन। डिस्टेंस की जो होती है एसआई यूनिट वो होती है मीटर, ना कि किलोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका एम्पियर, टाइम का सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसकी होती है मोल, मास जो होता है उसको केजी, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर पूछे तो कंडेला। ठीक है, बाकी और भी यूनिट्स हैं, जैसे एरिया, एरिया के क्या हो जाएगी स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम की आपकी क्यूबिक मीटर, डेंसिटी की आपका किलोग्राम। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड मैं बताता हूँ आप कौन सी याद रखो। एक तो वेलोसिटी याद रखो, और आपको मैं बताऊँ एक्सेलरेशन याद रखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये रखो। और फ्रीक्वेंसी की याद रखो हर्ट्ज, फोर्स न्यूटन, वर्क और एनर्जी की जूल, पावर की वोट, प्रेशर की पास्कल, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलोम, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ओम, और कैपिस्टेंस की फराडे, ये आपकी एसएससी जीडी में आई थी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की टेल्सा, टेस्ला नहीं होता है, टेल्सा। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स की ल्यूमेन। ठीक है, ये याद कर लो, बाकी रहने देना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगले जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल टाइप से है, देखो क्या होगा। व्हाइट में लेते हैं। एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण के साथ एक सीधी सड़क पर चलती है। 10 सेकंड बाद में हमको इसकी गति क्या होगी बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका मोशंस की लॉ से होगा। ठीक है, और वो आपको तीनों लॉ पता होने चाहिए क्या क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो लॉ होता है उसका क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जो आपकी दूसरी होती है वो क्या होती है, वो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। ठीक है, ये होती है, और हमको इस करना ये पहले से हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वी क्या होती है, वी होती है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमको फाइनल वेलोसिटी ही निकालनी है। बाकी यू इनिशियल वेलोसिटी होती है जो कि कितनी है 0, प्लस ए एक्सेलरेशन होती है जो कि 2 दे रखी है, और टी का मतलब टाइम यानी कि 10 सेकंड। ठीक है, तो जो v का वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ये तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य है, यहाँ से आपका जीके शुरू होती है, कि कजरी नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो कजरी है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, और बाकी एक और याद रखना है, इसका रासलीला भी यही होता है, रासलीला। ठीक है, रासलीला। और असम की अब मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा बिहू और सतरिया। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, बिहू और सतरिया। और पंजाब का भांगड़ा और गीता याद रखने हैं आपको, भांगड़ा और गीता। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे लावणी और लेझिम। ठीक है, लेझिम भी यहीं पे होता है। और एक इनका न्यू ईयर याद रखना, गुड़ी पड़वा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहीं पर होता है, गुड़ी पड़वा। ये इसका एक नववर्ष वाला है त्योहार। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि 1909 में हिंद स्वराज किसने लिखी थी। ठीक है, तो जो हिंद स्वराज है उसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं, और इनका एक बुक और आपको याद रखनी है, माई ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, बाकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर मैं बताऊं तो इनकी आपको याद रखनी है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। और ये जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था कब, 1913 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। और ये पहले व्यक्ति थे भारतीय। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर मैं बात बताऊं तो इन्होंने स्थापना की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और यही जो थे ना गोपाल कृष्ण गोखले, यही महात्मा गांधी जी के गुरु भी थे। ठीक है, गुरु।
याद रखना, राजनीतिक गुरु। ठीक है। बाकी बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो ये जो थे इनकी इनको बताऊं तो इन्होंने जो है 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर कहाँ पे, मुंबई में, क्या लिखा हूँ मैं पास, मुंबई में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। होम रूल लीग। और इनके बारे में बताऊं तो इनको लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य, लोकमान्य। ठीक है। और इनको एक और याद रखनी है कि इनको वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल सिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा था। क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर हो जाएगा अशोक लाहिरी। ठीक है। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसको आज देख ही लेते हैं। ठीक है। नीति आयोग क्या है? ये नीति आयोग की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो देख लेना भाई। ठीक है। मेरे को थोड़ी बहुत स्पेलिंग में गड़बड़ हो ही जाती है मेरे। ठीक है। इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई थी। ठीक है। 1900 नहीं, 2015। ठीक है। 1915 बोल रहा हूँ। तो इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं होते हैं वो कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष हमेशा याद रखना प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम। और वो कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी। और इसके अभी आपको याद रखना है कि इसके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसके जो है ना वो अभी ये पूछ रखा है, ये नए बने हैं, अशोक लाहिड़ी। ठीक है। और किसको करके बने हैं? पहले सुमन बेरी होती थी। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी वाले अशोक लाहिड़ी बनेंगे। और इसके एक सीईओ भी बने हैं नए, वो भी आपको याद रखने हैं। वो कौन है? निधि, निधि। और उनका नाम तो था निधि करके कुछ था। ठीक है। वो याद रखना आपको। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि राजभाषाओं का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस भाग में हमको देखने को मिलता है? ठीक है। तो जो आपका राजभाषाएं होती हैं वो आपके किस आर्टिकल में होती हैं? वो आपके 17 नंबर जो भाग है उसमें मिलती है। ठीक है। तो 17 वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं हम डिटेल से। ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे सबको। पेन लाल कलर ले लेते हैं। देखो, जो आपका पार्ट 1 है वहां पे उसमें क्या है? उसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से 4 है। आपको याद रखने 5 पार्ट तो आपको याद रखने ही रखने हैं, बिल्कुल। पार्ट 2 में आपकी सिटीजनशिप है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 में है। पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में है। पार्ट 4 में आपके डीपीएसपी हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। पार्ट 4 ए में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि आर्टिकल 51 ए में है। और ठीक है, यहाँ तक हो गया। आपको यहीं तक याद करना आपके लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। बाकी अब आगे का बताता हूँ मैं आपको। जो आपको पार्ट 8 याद मत करो। पार्ट 9 में आपकी पंचायत है। और 9 ए में आपके म्यूनिसिपैलिटीज है। ठीक है। और 9 बी में आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पार्ट 14 में आपका यूनियन एंड सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी। और इसका आर्टिकल भी याद रखना आपको, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक में। ठीक है। और मैं जितना बताऊं उतना ही याद करना आपको। और पार्ट 15 में आपका है इलेक्शन कमीशन, जो कि आर्टिकल 324 से लेके 329 तक में है। ठीक है। और पार्ट 17 में आपके लैंग्वेजेज हैं, जो अभी क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है। आपके इसका मत रखना, लैंग्वेज का आप वो मत रखना याद। क्या ये जो आर्टिकल है? ठीक है। इसका आर्टिकल की कोई नीड नहीं है। और इमरजेंसी है वो आपके पार्ट 18 में। और पार्ट 20 में आपके कौन है? अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन। और पहले आपके 22 पार्ट्स होते थे और अभी आपके वर्तमान में 25 पार्ट्स हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है। जितना मैंने मार्किंग की है इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखो,
कि 1600 में किस अंग्रेजी रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया था, जिससे उसे पूरों के साथ एकाधिकार व्यापार अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वो आपकी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, इन्होंने ही इस कंपनी को चार्टर दिया था, और ये तभी भारत में आए कि अकेले ऐसे थे जो व्यापार कर सकते थे और कोई कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो उस दिन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। और बाकी अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करें तो ये आपकी 1918 में, और चौरी चौरा कांड 1922 में। ठीक है, क्यों 1920 में आपका, इससे आपको पता होना चाहिए 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1917 में, और महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो है क्वेश्चन है कि एंकल होल्ड, नी होल्ड शब्द निम्नलिखित में से खेल से जुड़े होते हैं। तो आपने सुने होंगे कबड्डी में ये होते हैं, जहाँ पे अगर रेडर का कोई जो है डिफेंस वाले, वो उनका पैर के नीचे जो एंकल होता है उसको पकड़ लेते हैं, या फिर उनके जो होल्ड करके रखते हैं 2-3 सेकंड तक और उसको जाने नहीं देते, तो उसको ही ये कहते हैं एंकल होल्ड और नी होल्ड। ठीक है, बाकी बास्केटबॉल में आप बात करूँ तो इसमें होती है ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग। ठीक है, और स्विमिंग में आपके होते हैं स्ट्रोक्स। ठीक है, स्ट्रोक्स जितने भी कोई भी वर्ड लिख के आ जाए बीच में हो स्ट्रोक्स। ठीक है, तो वो इसी से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे फ्री स्टाइल स्ट्रोक, बैक स्ट्राइक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये सब इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि हजार स्तंभ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, बाकी इसमें कुछ जानने वाला नहीं है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी का, तो ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, बिहार। बाकी सिकंदरा में किसका है, यहाँ पे है अकबर का, अकबर का। ठीक है, बाकी सभी के अगर आप देखना चाहो तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे मतलब ऑर्डर में। ठीक है, अकबर के बाद में कौन आया था, जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में एक सुअर आया था जिसका नाम था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, अच्छा, बाबर का कहाँ पे है मकबरा, यहाँ इसका काबुल में है। ठीक है, और फिर अगर बात करें हुमायूं का, तो हुमायूं का जो है आपका कहाँ पे है, दिल्ली में। और दिल्ली के बाद अकबर का बताऊं, इसका सिकंदरा, सिकंदरा कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, सिकंदरा, आगरा। और जहांगीर की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका लाहौर में। और शाहजहां का हो जाएगा आपका वापिस से आगरा में। और आपका औरंगजेब का हो जाएगा, इस भड़वे का हो जाएगा कहाँ पे, खुलादाबाद में, खुलादाबाद। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत ने किसे हराकर आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो आपको इसका सब कुछ पता होना चाहिए कि इसका विनर कौन है, क्योंकि करंट में ये स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विनर कौन है, इसका रनर अप कौन है, और इसका होस्ट कौन, इसका मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन, प्लेयर ऑफ द सीरीज या टूर्नामेंट। ठीक है, कौन। और आपका जो है मतलब मोस्ट रन किसके, और मोस्ट विकेट किसकी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन। तो आपका विनर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, अरे वही यार, पाकिस्तान का पिताजी। और रनर अप की बात करें तो न्यूजीलैंड, उसका न्यूजीलैंड। होस्ट अगर बात करूं तो इंडिया एंड श्रीलंका। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करूं तो ये है संजू सैमसन। ठीक है, संजू सैमसन, सैमसंग नहीं, सैमसन। ठीक है, और मोस्ट रन की बात करें तो ये बनाए आपके फरहान ने। ठीक है, फरहान। और अगर मोस्ट विकेट तो की बात करें तो बुम बुम बुमराह, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अगला जो क्वेश्चन है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है 1998 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ से सम्मानित होने वाली पहली डैश थी, तो ये क्या थी? ये संगीतकार थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। किस हड़प्पा स्थल पर बंदरगाह पाया गया था, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हो जाता है आपका लोथल। और आ जाओ देख लेते हैं आज किसको, हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा डाटा मैं उठा के लाया हूँ और इसको हम देखते हैं, कवर करते हैं आगे। दूसरी वीडियो जब आएगी तो कुछ और कुछ इसके बारे में फैक्ट भी देखेंगे, ठीक है। लाल पेन सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये पंजाब जो पाकिस्तान प्रांत में होता है, वहाँ पाकिस्तान में है, वहां पे, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी और 1921 में की थी, ठीक है। और बाकी अगला देखें तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और ये कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या क्या मिला? यहाँ पे मिला हमको, इस पे सबसे पहले तो खोज पता होनी चाहिए किसने की, राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में, ठीक है। और इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पर नाचती हुई नर्तकी की तांबे की मूर्ति मिली। यहीं पे विशाल स्नानागार और अनानागार मिले, ठीक है। और ये आयताकार शेप में थे। और कच्ची मिट्टी के बर्तन भी हमको यहीं देखने को मिले, ठीक है। और चहुंदड़ों की बात करें तो ये सिंध पाकिस्तान में मतलब सिंधु नदी के किनारे और पाकिस्तान में स्थित है। बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, याद रखने आपको। लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे और कहाँ पे है? गुजरात में। और ये क्या है? एक बंदरगाह या गोदी खाना जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं, ठीक है। यहीं पर बर्तन पर प्यासे कोई की कहानी के डिजाइन मिले, ठीक है। बाकी बात करें कालीबंगा, तो ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। यहीं पे काली चूड़ियां और लिपस्टिक मिले और जूता हुआ खेत मिला, ठीक है। और धोलावीरा की बात करें तो ये कहाँ पे है? इस पे नदी याद नहीं रखी, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे देखो, बाकी जितने भी थे ना, ये दो भागों में डिवाइड थे। जो टॉप वाला होता था ऊंचा, उसको सिटाडेल बोलते थे। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो कि तीन भागों में विभाजित था, ठीक है। और ये कहाँ पे? गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में, खद्दीर बेद में स्थित है, ठीक है। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये हिसार हरियाणा में है। हिसार की जगह पर हांसी आ जाए तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि ये जो हिसार अब अलग अलग हो गए, हांसी आ सकता है आपके ऑप्शन में, ठीक है। एंड भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, ठीक है। भारत की बात हो रही है ये, ठीक है। भिल्डाना, ये भी हरियाणा में है। और ये भिल्डाना जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज है, मतलब सबसे पुराना शहर है सिंधु घाटी का, कौन है? भिल्डाना, ठीक है। और बुरजोम की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, आप देखो, ये क्या है? ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी किस सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो वो दूसरे में, ठीक है। तो जो आपका पहला था वो आपका 1930 में हुआ था। सेकंड जो है 1931 में। थर्ड आपका 1932 में। तो गांधी जी सेकंड में यानी कि 1931 वाले में शामिल हुए थे। और 1933 भी खास है क्योंकि इसी टाइम में व्हाइट व्हाइट पेपर साइन हुआ था, यानी कि जो भी इनका कंक्लूजन निकला इन तीनों गोल्डमैन सम्मेलन का, वो इसमें रिलीज हुए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कर्क रेखा भारत में निम्नलिखित में से किस शहर या किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ये आपके मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, यहाँ पे नहीं बोला है, ठीक है। बाकी किन किन से गुजरती है तो देखो, अच्छे से देखते हैं। ये आपके देखो, लाल पेन ले लेते हैं। तो ये आपके सबसे पहले तो देखो, आपको एक ऑर्डर भी याद रखना, बाकी मैंने एक ट्रिक से याद कर रखा है इनको, ठीक है। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले ये देखो, सबसे पहले गुजरात में, फिर ये राजस्थान में, फिर ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर ये आपको का कौन आ जाता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर आपका ये वेस्ट बंगाल, या बोल दो इसको पश्चिम बंगाल बोल दो, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। फिर आपका ये जो आ जाता है मतलब है, नहीं ये झारखंड है ये, ठीक है, पहले इससे। फिर ये वेस्ट बंगाल, और फिर ये त्रिपुरा, और फिर ये जो नीचे है ये क्या है? मिजोरम। मणिपुर ये ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। तो आपका देखो, ये टोटल 8 स्टेट से पास होती है। और इसकी ट्रिक मैंने क्या बना रखी है कि गरम चीज पेटीएम करो। और ये वेस्ट बंगाल को मैं पी पी यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है, पेटीएम करो, ऐसे याद कर सकते हो आप। पी से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम, ना कि मणिपुर। मणिपुर यहाँ पे हो जाता है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से अच्छे से याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगल अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड जो है, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे मतलब? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू जी तो थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसकी पुस्तक के लेखक पूछे तो जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा, ठीक है। बाकी महात्मा गांधी के मैंने बता ही दिए थे आपको तभी, ठीक है।
हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे पर युद्ध। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का ये स्थापत्य विकास किस मुगल सम्राट ने किया था, तो ये अकबर ने किया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या ऐसे ट्रिक हवा पकाई से आप याद कर सकते हो। क्या क्या हो जाएगा, है से हरिद्वार, वहां से वाराणसी, पै से हो जाएगा पटना, का से कानपुर, ई से इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं यमुना के, ठीक है, यमुना, तो यमुना के हो जाएगा आदिम नाम से, आदिम। आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा आपका आगरा, और बी से दिल्ली, और मैं से मथुरा। ठीक है, मथुरा। ये याद करने हैं आपको। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन है वो कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये आपके एयरफोर्स में अभी पूछा गया है। तो ये दिल्ली चलो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था ये भी पूछ लेता है। ये 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे इसको दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तब दिया गया था। ये याद रखना है। ठीक है। और बाकी अगर मैं नारे बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस जी की मैं बताऊं तो इन्होंने जो नारा दिया था वो क्या था, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो और ये मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। तो एक नारा और याद रखना है कि आजादी ली जाती है ना कि दी जाती है। तो जो फ्रीडम जो होता है ना, फ्रीडम शैल बी टेकन, नोट बी गिवन, ये इन्होंने दिया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने आराम आराम है का नारा दिया था, आराम आराम है। ठीक है, ये नारा दिया था। मंगल पांडे की बात करें तो ये जो थे ना, जो 1857 की क्रांति है उसमें मरने वाले पहले अगर शहीद कोई पूछे तो वो मंगल पांडे जी थे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि आरपीएफ की जो है ना अभी महानिदेशक बनी है नई नई डीजी, पहली महिला है, वो कौन है बताओ। तो वो है आपकी सोनाली मिश्रा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है इनमें से, तो वो है गोविंद सागर झील। ठीक है। बाकी वुलर लेक की बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, J&K। और अगर आपकी चिल्का झील की बात करें तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पे है, ये आपकी है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। और लोकटक झील की बात करें तो ये आपकी कहाँ पे, ये मणिपुर में है। और यहीं पर एक पार्क भी है। ठीक है, केबू लेमचो पार्क। ठीक है, जो कि तैरता हुआ पार्क है। ठीक है। बढ़ते आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि आपका जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की जो वो है ना रिटायरमेंट एज, वो कितनी है, तो उनकी जो है 62 है। बाकी आपका सुप्रीम कोर्ट की पूछ लेता तो ये 65 साल होती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो वो जो था वो था अगर स्वतंत्र भारत का अगर अंतिम गवर्नर जनरल अगर ये पूछ रहा है तो वो हो जाएगा राजगोपालाचारी। बाकी मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ इसकी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है। देखो, आपका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था ना वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और जो अगर आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका वोरेन हेस्टिंग। ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा विलियम बेंटिक। और फर्स्ट वॉइस रॉय पूछ ले तो वो हो जाएगा कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बोल ले तो वो हो जाएगा माउंटबेटन। लेकिन लास्ट या फिर फर्स्ट, ये ऐसे याद रखना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछ रहे तो राजगोपालाचारी। ठीक है, लेकिन ऐसे भी बोल सकता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो श्री राजगोपालाचारी हो जाता है इसका। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा में मेजबानी करने वाला कौन सा देश है। ठीक है, तो इसकी मेजबानी की थी भारत। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा कि रऊफ
किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो रऊफ हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का, ठीक है। असम का मैं बता ही चुका, बाकी राजस्थान का याद रखना, काल बेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, काल बेलिया। और इसका कठपुतली नृत्य भी, ठीक है, कठपुतली। और बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? अगर प्राकृतिक पूछ ले या फिर ऐसे भी सबसे बड़ा पूछ ले, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई पोर्ट। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और कांडला पोर्ट कहाँ पे? गुजरात में। और कोलकाता पोर्ट आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। और जो आपका कोचीन बंदरगाह है, ये हो जाएगा केरल में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। बताना कैसी लगी, साइंस की क्वेश्चन कुछ मजेदार लगे या नहीं लगे, कैसा ओवरऑल मॉक आपको लगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में और नए सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।